नमस्कार। कृषि कक्षा 8वीं का भूगोल की पाठ्य पुस्तक का चौथा अध्याय। गुरप्रीत, मधु और टीना ये तीन बच्चे एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। जुताई का मतलब क्या है कि भूमि की ऊपरी परत को पलटना, चीरना, ताकि वो जो है पौधारोपण के लिए तैयार हो जाए। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहा है। बुआई का मतलब है बीज बोना या उसमें पौधारोपण करना। और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला है। मृदा यानी एक फसल लेने के बाद जो मिट्टी होती है उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है, इसलिए उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए उसमें खाद डालना पड़ता है। तो मृदा की अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला है, ऐसा किसान ने कहा। उसने बच्चों से ये भी कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा। यानी जब गेहूं निकाल लेंगे, जब फसल होगी गेहूं की, उसके बाद जो है कटाई के बाद जो है उसमें से जो है गेहूं को अलग कर लिया जाएगा, अनाज को। तो उस अनाज को यानी गेहूं को जब मंडी में ले जाया जाएगा, मंडी यानी एक ऐसा स्थान जहां पर किसान अपनी फसल को बेचने के लिए लेकर जाता है, उस स्थान को मंडी कहते हैं। तो वहाँ उसको अच्छी कीमत पर मिलेगी, जहाँ से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। मंडी से उसको जो है जो बिस्कुट या ब्रेड बनाने वाले या डबल रोटी बनाने वाले या दूसरे उत्पादन करने वाले वो लेकर जाएंगे और कारखाने में जो है उससे डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए जो है ले जाया जाएगा। तो यहाँ पर हमें पता चला कि जैसे किसान पहले फसल उगाता है, उसके बाद फसल से अनाज को अलग करता है, वो अनाज फिर जो है मंडी में बेचा जाता है। मंडी से उस अनाज को फिर जो है आगे और उत्पादन करने के लिए उसको और ज़्यादा जो है उसमें सुधार करके और मानव के उपयोग के लायक बनाया जाता है। जैसा कि अभी बताया कि डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए जैसे उसको खरीद कर ले जाते हैं। पौधे से परिष्कृत उत्पाद जैसे कि गेहूं के पहले बीज डाला, उसके बाद गेहूं का पौधा हुआ, उसके बाद उसमें बालियां आई, उसके बाद जो है उसकी कटाई हुई, कटाई के बाद जो है उससे गेहूं अलग की गई। तो पौधे से परिष्कृत उत्पाद यानी गेहूं के पौधे से जो गेहूं अनाज के रूप में अलग किया गया उसको परिष्कृत उत्पाद कहते हैं। के रूपांतरण, पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण का मतलब रूप में बदलाव। तो इसके 3 प्रकार के चरण हैं, इसमें 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। पहली प्राथमिक, द्वितीयक दूसरी और तीसरी है तृतीयक। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। जैसे प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन किया गया, जैसे गेहूं का उत्पादन, और फिर जो है गेहूं को जो है पौधे से अलग करना अनाज के रूप में। कृषि, मत्स्य यानी मछली पालन, और संग्रहण का मतलब है कि चीज़ों को इकट्ठा करना, उनका संग्रह करना, ये इसके उदाहरण हैं। द्वितीयक जो क्रियाएं हैं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। यानी जो प्राथमिक जो क्रिया थी जिसमें अनाज को जो है निष्कर्षण के बाद अलग किया गया, और जैसे मत्स्य है, पालन है, संग्रहण है, तो इनसे आगे मानव के लिए, मनुष्यों के लिए
जो है इस्तेमाल करने लायक जो वस्तुएं बनाना होता है, वो जो कि कारखानों में बनती है, फैक्ट्रियों में बनती है, तो उसको हम कहते हैं द्वितीयक क्रिया। इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना, कपड़ा बनाना, इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। तृतीयक क्रियाएं यानी तीसरी जो तृतीय क्रिया है वो प्राथमिक क्रियाएं और द्वितीयक जो क्षेत्र है उसको सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है। कैसे? जैसे प्राथमिक जो क्रिया है हमारी, जैसे कृषि है, तो उसमें जैसे फसल बोना, जब बुआई करते हैं तो ट्रैक्टर मशीन का सहारा लेते हैं, मशीन से बुआई करवाते हैं, या दवाइयों का छिड़काव करते हैं, तो ये सेवाएं हैं। इसी प्रकार से जब अनाज निकाल लिया जाता है तो अनाज को मंडी तक ले जाया जाता है, तो उस समय हम जो है ट्रक का या कैंटर का या ट्रैक्टर का सहारा लेते हैं, और ये जो सेवा है ये भी जो है तृतीयक क्षेत्र के अंदर आती है। जो बैंकिंग है वो भी तृतीयक क्षेत्र के अंदर आती है। जैसे पैसे का रख रखाव रखने के लिए बैंक का प्रयोग किया जाता है, तो ये सभी क्रियाएं तृतीयक क्षेत्र के अंदर आती है। तो प्राथमिक क्षेत्र में और द्वितीयक क्षेत्र को जो सेवा कार्य देते हैं, जैसे द्वितीयक क्षेत्र के अंदर अब जैसे कि बिस्कुट डबल रोटी की बात आई थी, तो बिस्कुट बन गया तो उसको बेचना भी है, तो उसको दूर दराज के शहरों में भी ले जाना होता है तो उसके लिए फिर जो है मानव की सेवा भी चाहिए और यातायात के साधन भी चाहिए, और जो पैसे का या जो रुपयों का लेन देन है रख रखाव, उसके लिए बैंक भी चाहिए और दूसरी प्रकार की अन्य सेवाएं भी चाहिए। तो इस प्रकार से सारी की सारी जो सेवाएं हैं, जितनी भी सेवाएं हैं, ये तृतीयक जो है क्षेत्र में आ जाती है, ये तृतीयक क्रियाएं होती है। यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन तृतीयक क्रियाओं के उदाहरण हैं। एग्रीकल्चर शब्द को की उत्पत्ति लैटिन शब्दों एयर या एगर या एग्री, जिसका अर्थ मृदा, और कल्चर, जिसका अर्थ कृषि करने से हुई है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। कृषि में केवल फसलों का उगाना ही नहीं, इसमें फलों का, सब्जियों का, फूलों का उगाना और पशुधन, जैसे डेयरी होती है, पशुपालन हम करते हैं, वो इसके अंदर शामिल है। इसमें जैसे पोल्ट्री फार्म है, ये भी कृषि के अंदर ही आता है। मत्स्य पालन है, ये भी किसी कृषि के अंदर ही आता है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न है। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। 2/3 का मतलब है कि 66%। अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसल उगाई जाती है कृषिगत भूमि कहलाती है। यहाँ ये प्रश्न बन जाता है कि कृषिगत भूमि किसे कहते हैं, तो जिस भूमि पर फसल उगाई जाती है उसे कृषिगत भूमि कहते हैं, जिसके लिए अनुकूल स्थलाकृति होनी चाहिए, फेवरेबल मृदा यानी मिट्टी, और जलवायु जो है वो अनुकूल होनी चाहिए। आप मानचित्र में देख सकते हैं कि कृषि क्रियाकलाप विश्व में उन्हीं के प्रदेशों में संकेंद्रित है जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है। ये जो मानचित्र दिया हुआ है, इस मानचित्र के अंदर जो कृषिगत भूमि दिखाई गई है, जो हरे भाग हैं, ये कृषिगत जो है भूमि के है। ऊपर जैसे आप देखते हो उत्तरी अमेरिका के अंदर जो है ये भाग जो दिए हुए हैं, जो हरे भाग हैं, ये कृषिगत भूमि के। दक्षिण अमेरिका के अंदर इधर जो है आप देख सकते हो अफ्रीका के अंदर, ऊपर यूरोप के अंदर, एशिया में, भारत के अंदर देखते हो आप कितना हिस्सा जो है, ज़्यादातर हिस्सा भारत का लगभग हरा ही है। तो इस प्रकार से
ये क्षेत्र जो विषव के क्षेत्र दिखाए गए हैं जो हरे रंग में है, ये कृषिगत भूमि है। क्या आप जानते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कल्चर। कल्चर जैसे कि ऊपर आपको बताया था कि एग्रीकल्चर मतलब दो शब्दों से बना है, एक एग्री और दूसरा कल्चर। और कल्चर का मतलब है कृषि, कल्चर का अर्थ है कृषि, और एग्री का मतलब है मृदा। तो यहाँ पर दिया हुआ है कल्चर प्लस कल्चर, उससे पहले कुछ नाम दिए हुए हैं, तो ये अलग अलग प्रकार की कृषि होती है। तो जैसे एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर यहाँ पर जो है मृदा की जुताई की जाती है और फसलों को उगाया जाता है। पशुपालन जो है वो भी इसी में शामिल है, इसे हम जो है खेती भी कहते हैं। सेरीकल्चर, सेरी प्लस कल्चर, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर जो है ये रेशम का उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। नाम, रेशम के कीटों को पाला जाता है। इसके अंदर रेशम के कीटों को वाणिज्यिक जो है इनका पालन किया जाता है। वाणिज्यिक का मतलब होता है कि ऐसा उत्पादन करना जिसको बेचकर जो है फायदा लिया जा सकता है, उसको हम वाणिज्यिक कहते हैं। यानी वस्तुओं का क्रय विक्रय जो है वो लाभ के उद्देश्य से किया जाता है। तो रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन यह कृषक को आय में पूरक हो सकता है। पिसीकल्चर, पिसीकल्चर यानी मत्स्य पालन। मत्स्य पालन यानी मछली पालन, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखर, तालाब एक तालाब होता है, एक को हम पोखर कहते हैं, अपने गांव के अंदर इसको जोहड़ भी कहते हैं, इनमें मत्स्य पालन किया जाता है। विटीकल्चर, विटीकल्चर होता है जो है द्राक्षा कृषि, ये अंगूर की जो है खेती होती है, इसको हम पिसीकल्चर विटीकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर के अंदर बाग बगीचे, फल फूल उगाना, ये जो है सब्जियां उगाना, ये भी वाणिज्यिक उपयोग के लिए होता है। सब्जियों का, फूलों का और फलों का उगाना। कृषि तंत्र, कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक है। यानी कृषि भी एक तंत्र है और इसमें भी निवेश करना पड़ता है। निवेश का मतलब होता है हम जब कोई चीज़ को इस प्रकार से प्रयोग में लाते हैं कि उससे और अधिक जो है चीज़ें बन सके, या हम ये कहें कि हम जो है किसी चीज़ में पैसा लगाकर और अधिक पैसा कमाना चाहें, तो उसको हम कहते हैं निवेश। तो जो कृषि है इसके अंदर हम किन चीज़ों को जो है उपयोग में लाते हैं ताकि उनसे अधिक चीज़ें कमाई जाए, बनाई जाए। तो कृषि के लिए हम जो है बीज बोते हैं, उन बीजों से और अधिक बीज का उत्पादन करते हैं। तो उसके लिए खाद डालते हैं, उसमें हम मशीनों का प्रयोग करते हैं, उसमें हम जो है मजदूरों का भी प्रयोग करते हैं। तो ये जो है बीज, खाद, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक, ये कृषि तंत्र के मुख्य निवेश हैं। जुताई करना, जैसे जमीन ऊपरी परत को जो है उखाड़ना, चीरना, पलटना। बुआई करना, बीज का बोना। सिंचाई यानी पानी लगाना। निराई, उसके अंदर खोदी करना, समय समय पर उसमें से खरपतवार निकालना। कटाई यानी उसकी लामनी करना, यानी उसको काटना। ये सब क्रियाएं जो है कृषि तंत्र के अंदर शामिल है। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद आते हैं। निर्गत का मतलब है जो
हम जब निवेश करके जैसे फसल बोते हैं तो फसल बोने के बाद जैसे गेहूं की फसल बोते हैं तो गेहूं की फसल के निवेश क्या है, बीज के रूप में गेहूं चाहिए, खाद चाहिए, मशीनरी चाहिए और मजदूर चाहिए। और उसके बाद जो है इसमें जुताई, बुआई, निराई, कटाई, कढ़ाई ये करके जो है उत्पादन आता है, उसको हम निर्गत कहते हैं। जो उत्पादन होता है वो निर्गत है। जैसे इसमें हमें फसल मिलती है अनाज के रूप में, ऊन, अगर हम भेड़ पालन करते हैं उससे ऊन मिलती है, यदि हम डेयरी पालन करते हैं तो उससे दूध, घी, मक्खन, दही आदि मिलती है। और इसी प्रकार से यदि पोल्ट्री फार्म है तो उससे कुक्कुट उत्पाद मिलते हैं। कुक्कुट यानी मुर्गा। कृषि के प्रकार, इससे पहले हम ऊपर आपको बताएं, एक ये चित्र दिया हुआ है, इसके अंदर जो निवेश बताए हैं कि फसल जब हम प्राप्त करते हैं तो उससे पहले हमें उसमें कुछ देना भी पड़ता है, हमें कुछ खर्च भी करना पड़ता है किसी चीज़ का उत्पादन करने के लिए। तो जो उत्पादन करने के लिए जो खर्च करते हैं उसको निवेश कहते हैं। जैसे निवेश में क्या दिखाए हैं यहाँ पर, निवेश में जैसे मशीनरी दिखाया है, यहाँ पर बीज है, जैसे रसायन यानी उर्वरक, खाद आदि। और उसके बाद जो है इसमें जुताई, बुआई, ये छिड़काव कर रहे हैं जैसे दिखाया गया, और उसके बाद ये फसल है। दूसरे चित्र के अंदर जो दिखाया है भौतिक निवेश भी होते हैं इसके अंदर। कुछ निवेश जो है हम करते हैं और कुछ निवेश भौतिक निवेश बताए इसके अंदर, जैसे सूर्य का प्रकाश, वर्षा, तापमान, मृदा, ढलान, मिट्टी का ढलान, ये जो है भौतिक निवेश हैं। मानवीय निवेश इसके अंदर जो है वो कौन से हैं? मानव क्या कर सकता है? भंडारण करता है, यानी फसल को जो है सुरक्षित रूप से भंडार करके रखता है, उसमें मजदूरी करता है, मशीनरी का उपयोग करता है और खादों का उपयोग करता है। ये मानवीय निवेश है। कृषि के प्रकार, विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती है। ये हैं निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। प्रौद्योगिकी के मतलब होता है टेक्नोलॉजी। निर्वाह और वाणिज्यिक कृषि। रोचक तथ्य, जैविक कृषि, इस प्रकार की कृषि में, जो जैविक कृषि की बात अगर हम कहें तो कैसी होती है कृषि, इसमें रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि उसके स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक पीड़कनाशों का प्रयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता, जैसे कि वाणिज्यिक कृषि के अंदर किया जाता है, ऐसे इनके अंदर जो है ऐसे जो रसायन होते हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाता। आइए निर्वाह कृषि की बात करते हैं। इस प्रकार की निर्वाह शब्द से ही ये है कि हमारा निर्वाह हो जाए, अर्थात हम जो है केवल फसल इसलिए उगाते हैं कि हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, उससे आगे की नहीं सोचते कि उसको बेचना और या उससे पैसे कमाने, बस परिवार की आवश्यकता पूरी हो जाए, उसको हम निर्वाह कृषि कहते हैं। इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी, निम्न स्तरीय यानी घटिया स्तर की जो तकनीक है, और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया गया है। तो इसमें निर्वाह कृषि में क्या है, ये परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होती है। इसमें बढ़िया किस्म की टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि देसी जुगाड़ जो है इसमें लगाए जाते हैं। जैसे बैलों के साथ जुताई की जाती है, बुआई की जाती है, और इसमें जो है केवल परिवार के लोग ही जो है इस खेत में काम करके जो है फसल का उत्पादन करते हैं। तो निर्वाह कृषि दो भागों में बांटी गई, एक तो गहन निर्वाह कृषि और एक आदिम निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि, इसमें किसान एक छोटे भूखंड पर
जो है साधारण से औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है, क्योंकि खेत का आकार छोटा है इसलिए उसमें साधारण औजारों और मेहनत ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा जो है मेहनत करके अधिक धूप वाले दिनों में से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में, यानी जहाँ पर जो है धूप अधिक निकलती हो और जो मिट्टी है वो उपजाऊ हो, एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। चावल मुख्य फसल होती है, अन्य फसलों में गेहूं है, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। दलहन यानी दालें, तिलहन तिल। गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। गहन कृषि कहाँ पर है? दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन यानी जहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, घनी जनसंख्या वाले मानसूनी का मतलब है जहाँ पर वर्षा जो है मानसून में ही आती है। जैसे हमारे उत्तर भारत के अंदर जो है बारिश गर्मियों में आती है। अब जैसे मानसून जो जुलाई के अंदर, जुलाई अगस्त सितंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर के अंदर मानसून आता है, तो ऐसे क्षेत्रों में जो है ये कृषि प्रचलित है। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरी कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। स्थानांतरी कृषि यानी जिसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया जाता है कृषि के लिए, एक स्थान पर टिकाऊ रूप से कृषि नहीं की जाती। स्थानांतरी कृषि अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं, यानी इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और यहाँ पर जो है वनस्पति के अंदर जो है बहुत जल्दी जो है जनन होता है, अर्थात वनस्पति बहुत जल्दी पैदा होती है, उसमें पुनर्जनन में दोबारा से जन्म लेना, तो वनस्पति दोबारा से बहुत जल्दी जन्म लेती है, पैदा होती है। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू और कसावा, ये फसलों के नाम हैं। आलू, रतालू भी आलू जैसा ही एक जो है ज़मीन के अंदर लगता है, और कसावा, ये जो फसलें हैं इनको उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद जब भूमि की उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती है तो उसके बाद वो भूमि छोड़ दी जाती है और जो किसान है यानी कृषक नए भूखंड पर चला जाता है, अर्थात दूसरी जगह चला जाता है और उसी प्रकार से फिर दूसरी जगह पर वह खेती करने लगता है। और वहाँ पर जो है स्थानांतरी कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। कर्तन का मतलब काटना, पेड़ पौधों को काटकर जमीन को साफ किया जाता है और फिर उनमें आग लगा दी जाती है और जो ऊपर के हिस्से हैं वो जला के आग लगा दी जाती है, उससे जो राख बनती है उस राख को भूमि पर छिड़काव किया जाता है। क्योंकि राख के अंदर पोटाश की मात्रा होती है, इसलिए वो जो है भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाता है, इसलिए इसको कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। चलवासी पशुचारण, सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं। यानी ये जो है पशुओं को लेकर उनके चारे की और पानी की तलाश में घूमते रहते हैं।
इस प्रकार की गतिविधि जलवायु की बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। यानी ऐसी गतिविधि कब होती है? जब जलवायु की बाधाएं आ जाती है। कई बार जलवायु बहुत ज़्यादा जो है कर्कश हो जाती है, इस प्रकार की हो जाती है कि वहाँ पर जो है रहना भी जो है बड़ा मुश्किल होता है, जिसके कारण उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान की ओर जाना पड़ता है। तो भूभाग भी वो ऐसे होते हैं। तो इस कारण से जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी का पड़ना या बहुत ज़्यादा सर्दी होना, तो ऐसी अवस्था में जो है ये पशु चारक जो होते हैं ये अपने पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। पशु चारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये पशु चारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। वाणिज्यिक अनाज कृषि। वाणिज्य का मतलब है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि वो कृषि होती है जिसमें किसान कृषि जो है वो फायदे के लिए करता है, अधिकतम लाभ कमाने के उद्देश्य से करता है। वाणिज्यिक का अर्थ होता है ऐसी क्रिया, वाणिज्यिक वो क्रिया होती है जिसमें वस्तुओं का क्रय विक्रय लाभ प्राप्ति के लिए किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। यानी इसमें बहुत बड़ी जो है बड़ी भूमि होती है और इसमें जो है पूंजी भी बहुत ज़्यादा खर्च होती है। भूमि क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा होता है। अधिकांश कार्य इसमें मशीनों के द्वारा ही किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। चलिए हम वाणिज्यिक अनाज कृषि के बारे में जानते हैं। वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। शीतोष्ण घास के मैदान, शीतोष्ण का मतलब होता है जो हमारी भूमध्य रेखा से लेकर 23.5 डिग्री तक जो ऊपर की ओर मकर रेखा है और नीचे कर्क जो ऊपर कर्क रेखा और नीचे जो मकर रेखा है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है ये जो है उष्ण कटिबंध कहलाता है। और उसके बाद जो है इससे ऊपर यानी कर्क रेखा से और ध्रुवीय वृत्त तक का जो क्षेत्र है और मकर रेखा से ध्रुवीय क्षेत्र तक का, उसको हम कहते हैं शीतोष्ण क्षेत्र, शीतोष्ण। वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों में से युक्त विरल आबादी वाले हैं। विरल यानी यहाँ पर आबादी बहुत कम है। अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। यानी बहुत ज़्यादा जब ठंड होती है तो वर्धन काल जो है उसको बाधित करती है, इसलिए वहाँ पर केवल एक ही फसल उगाई जाती है। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। तीसरी है रोपण कृषि। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहां चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। रोपण का मतलब होता है रोपना, यानी इसमें बीज बोया नहीं जाता बल्कि पौधे को रोपा जाता है। पहले इसकी पौध तैयार की जाती है
और वहाँ से उसको उखाड़ कर फिर दूसरी जगह पर उसको लगाया जाता है, इसलिए इसको रोपण कृषि कहते हैं। जैसे आपको पता होगा धान की कृषि करते हैं, जो उसमें पहले धान को कहीं उगाते हैं बीज से और उसके बाद उसको दूसरी जगह लगाते हैं। इसी प्रकार चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला आदि, इसमें बृहत पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जाता है। यानी उत्पाद का जो प्रसंस्करण है अर्थात उसको उपयोग में लाने के योग्य बनाना, तो उसके लिए जो जगह बनाई जाती है, जो कारखाने बनाए जाते हैं, वे खेतों के नज़दीक ही बनाए जाते हैं। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। परिवहन जाल का मतलब है एक पूरी तरह से परिवहन के आने जाने के लिए रास्ते होना। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ उदाहरण हैं। मुख्य फसलें बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती हैं। गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा मुख्य जो है पेय फसलें हैं। कच्चे माल की आपूर्ति का मतलब यहाँ पर है कि फसलें जो है आगे और उत्पादन करने के लिए कच्चे माल का काम करती है। जैसे कि बिस्कुट बनाने के लिए हमें गेहूं से आटा चाहिए और आटे से बिस्कुट बनते हैं, तो गेहूं यहाँ पर कच्चे माल का काम करती है। चावल यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र प्रदेशों का मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता यानी वायु में नमी एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। यह फसल चीका युक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो वहाँ पर सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। इसके बाद क्रमशः भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र है। अनुकूल जलवायु की दशाओं जैसे पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं। गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा और शस्य कर्तन फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है, यानी जिसमें पानी जो है अपवाहित हो जाता है, पानी जो है वो नीचे चला जाता है, रुकता नहीं। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। मिलेट ये मोटे अनाज के रूप में भी जानी जाती है और कम उपजाऊ तथा बालू मिट्टी जो है मृदा में उगाई जा सकती है। ये ऐसी फसल है जिसमें कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान तथा पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश हैं। मक्का इसके लिए मध्यम तापमान, एवरेज तापमान जो है, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में उगाई जाती है। कपास इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली
धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। पटसन, इसको सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होती है। इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। काफ़ी, इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत है। रोचक तथ्य, कॉफ़ी के पौधे की खोज किसने की? कॉफ़ी भी एक जो है पेय पदार्थ जैसे चाय है। कॉफ़ी की खोज के विषय में विभिन्न कहानियाँ प्रचलित हैं। लगभग 850 ईस्वी में काल्दी नाम का एक अरबवासी जो बकरी चराने वाला था, अपनी बकरियों की अनोखी उछल कूद और हरकतों को देखकर परेशान था। एक दिन उसने भी उस सदाहरित का मतलब जो हमेशा हरा रहता है, पौधे की फलियों को चख कर देखा, जिन्हें उसकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थी। उसने आनंद के भाव का अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बताया। इस पाठ के बारे में आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का दूसरे भाग के अंदर करवाएंगे। धन्यवाद।